हेलो चैंपियंस। पीजीबीपी में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। सेक्शन 30 से लेकर 37(1) कंप्लीट किया। डिडक्शंस कौन कौन से अलाउड होंगे कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने डेप्रिशिएशन शुरू कर दिया था, जिसमें बेसिक डेप्रिशिएशन का बेसिक स्ट्रक्चर, डेप्रिशिएशन WDV मेथड से SLM मेथड से, SLM किसको मिलेगा, ऑप्शन किसके लिए है, ये सब हमने किया था। रेट डेप्रिशिएशन के हमने डिस्कस किए थे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एडिशनल नोट्स डिस्कस किए थे, और हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट जिससे हम डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग WDV पर्टिकुलर ब्लॉक की, ये हम फॉर्मेट ले रहे हैं सिर्फ WDV वाले मेथड के लिए। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग को WDV मेथड और SLM मेथड में चॉइस मिलता है, ये हम आज सीख लेंगे, लेकिन अदर SSC को WDV ही लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम WDV वाले ही हैं, उनको हमने स्टार्ट किया कि WDV मेथड अगर लेना है तो पहले आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जाति और धर्म एक होना चाहिए। मतलब मैं धर्म की बात करूं तो 4 धर्म हैं, वो 4 अलग अलग कलर आपको धर्म दिख रहे होंगे। यानी कि प्लांट मशीनरी ग्रीन कलर बैकग्राउंड एक धर्म है, फर्नीचर फिटिंग्स दूसरा धर्म है, येलो बैकग्राउंड जहां दिख रहा है वो है बिल्डिंग, ये तीसरा धर्म है, और चौथा धर्म है इंटेंजिबल एसेट। अब जाति की बात करें तो डेप्रिशिएशन के रेट से मेरा मतलब है, जाति से मतलब है डेप्रिशिएशन का रेट। तो जाति और धर्म दोनों एक हों तभी आप उसका ब्लॉक, तभी आप उसका ग्रुप बनाओगे। मेरे कहने का मतलब मैं समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि बिल्डिंग के ऊपर 40% का भी डेप्शन है, बिल्डिंग के ऊपर है, और मेरे पास कंप्यूटर अप्लायंस भी 40% का रेट है। ये जाति तो एक है बट धर्म एक नहीं है, तो 40-40 ही, लेकिन अलग अलग धर्म के, इनको मिक्स नहीं कर सकते। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर और शिप है तो एक ही धर्म के, प्लांट मशीनरी, लेकिन क्या रेट अलग अलग है? यस, इनको भी हम ग्रुप में एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन क्या सर हम कंप्यूटर के साथ एनर्जी सेविंग डिवाइस ले सकते हैं? यस, लाइफ सेविंग डिवाइस, ये जो भी 40 है सारा ले लो, जो भी 40 है सारा ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। 15 वाला एक साथ ले लो, 40 वाला एक साथ ले लो। तो जाति और धर्म अगर एक है तो आप उसका ग्रुप बना सकते हो। उस ग्रुप को हम कहते हैं ब्लॉक, उसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। यहां तक क्लियर हो गया? तो उस ब्लॉक की ओपनिंग WDV लेते हैं, ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। मतलब जो हम खरीदेंगे उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन नाम क्या देंगे उसको? नाम देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। यानी अगर आपने सिर्फ एसेट खरीदा है इस ब्लॉक से रिलेटेड लेकिन यूज नहीं स्टार्ट किया, तो उसे ब्लॉक में हम शामिल ही नहीं करेंगे जब तक कि यूज स्टार्ट ना हो जाए। अगर वो अगले साल यूज स्टार्ट होगा तो अगले साल शामिल करेंगे। इसका एक क्वेश्चन भी आपको मैंने लास्ट क्लास करवाया था। उसी तरह यहां लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। एक्चुअल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट नहीं लिखा, एक्चुअल कॉस्ट लिखा है। तो एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब है, यहां से हम आज अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब है, जिसको हम जोड़ते हैं। एक्चुअल कॉस्ट का जनरल मतलब अगर हम ले, जनरल मतलब ले एक्चुअल कॉस्ट, तो खरीदने में जो भी खर्चे आते हैं, परचेज तो है ही, साथ में हो सकता है मशीन आपने खरीदी हो, ट्रांसपोर्ट करवाया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंस्टॉल करवाया तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपने बिल्डिंग खरीदी, रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज दिया तो ब्रोकरेज। जो खरीदते समय खरीदने से रिलेटेड आपने खर्चे किए हैं उसे आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करके चलोगे। ये एक जनरल मीनिंग है, लेकिन हमें क्या कुछ खास स्पेशल पॉइंट्स भी पढ़ने हैं? यस। वो क्या है स्पेशल पॉइंट, आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपने
एसेट खरीदने में जो भी खर्चे किए हैं, अगर वो खर्चा 10,000 से ज्यादा किया है एक दिन में एक व्यक्ति का पेमेंट एसेट के खरीदने के संबंध में, अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और अदर प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड जो बताया गया है, जिसके अंदर है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इसके अंदर है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सब है। इनके अलावा यानी क्या चीज अलाउड नहीं है? कैश अलाउड नहीं है, बियरर चेक अलाउड नहीं है, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। अगर ये पेमेंट आपने किया है 10,000 से ज्यादा एक दिन में एक व्यक्ति को, तो उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी और प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड से पेमेंट किया, ट्रांसपोर्टेशन में मुझे लग गए 12,000 रुपए और मैंने कैश में दे दिया 12,000 रुपए। अब ये ट्रांसपोर्टेशन मेरे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने कैश में दिया। अगर मैंने चेक में दिया होता 12,000 रुपए तो वो मेरे कॉस्ट का पार्ट यानी 5,12,000 मेरी एक्चुअल कॉस्ट ली जाती। एग्जाम्पल देखते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 20 लाख, 6 लाख रुपए के आपने एक प्लांट खरीदे हैं, प्रेस्क्राइब बैंक मोड में पेमेंट किया है, 20/11 को पुट टू यूज किया है तो ऑब्वियसली बिलो 180 डेज हो गया। ओल्ड प्लांट आपने बेचा है 21 लाख में और डेप्शन है 15%, यानी यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ हमने बिलो 180 डेज वाला कंसेप्ट को यूज किया है। ओपनिंग ले लीजिए, ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये आपका 5 लाख आ गया। अब क्या आपने ये एसेट बिलो 180 डेज यूज किया? यस। अगर ये 5 के जगह मान लीजिए कि 5 के जगह 10 लाख रुपए बैलेंस बचा होता, ये तभी होता जब आपने 21 लाख का ना बेचकर 16 लाख का बेचा होता, तो 5 के जगह 10 लाख बचा होता सपोज। अब अगर 10 लाख बचा है और मुझे मालूम है कि 6 लाख रुपए बिलो 180 डेज यूज है, मुझे मालूम है कि 6 लाख रुपए बिलो 180 डेज यूज है, तो मैं क्या करूंगा, इसके 6 लाख पर हाफ और 4 लाख पर फुल रेट लगाऊंगा। लेकिन क्या यहां पर सिनेरियो कुछ और है? यस, यहां पर है ही 5 और मुझे 6 पर हाफ लगाना है, तो मैं 6 पर तो नहीं लगा पाऊंगा, मैं 5 पर ही हाफ रेट लगाकर आंसर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 26 लाख ओपनिंग है, पी नाम के प्लांट आपने खरीदे, मोटर व्हीकल खरीदा आपने, मोटर कार खरीदा आपने, 12 लाख पुट टू यूज आपने बिलो 180 डेज किया और मोटर व्हीकल जेड और पी आपने 18 लाख में और 10 लाख में बेच दिया। आप गौर कीजिए, जो नया प्लांट आपने पी खरीदा था, नया एसेट पी खरीदा था, उसे ही बेच दिया, और जबकि पी बिलो 180 डेज है। अब यहां पर सिनेरियो बदल जाएगा क्या? देखिए, 26 लाख ओपनिंग है, आपने खरीदा है 12 लाख का, पुट यूज किया है, यहां डेट गलत दिया हुआ है, पुट यूज किया है 30/11/2024। इस तरह के कुछ करेक्शन आपको अगर दिखें तो आप प्लीज खुद से मैनेज कर लीजिएगा। जैसे क्लास के समय तो मुझे दिख जाता है ये गलती, फिर हम सोचते हैं कि इसको हम करेक्शन करवा लेंगे, फिर ध्यान से हट जाता है, अगली बार फिर वो गलती रह जाती है। कई बार ऐसा भी होता है। कुछ ऐसा भी होता है जो मैं अपने रेगुलर क्लास में जानबूझकर गलती छोड़ता हूँ ताकि बच्चे को ये होमवर्क दूं तो वो चीटिंग ना करे, वो कहे कि हाँ जी मैंने कर लिया। अब आंसर टैली हो गया, मैंने पूछा कहीं कोई गलती कोई कमी तो नहीं, आपने कहा जी नहीं कमी नहीं है, तो इसका मतलब आपने होमवर्क नहीं देखा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ये तो मिस्टेक है। 30/11/24 में आपने 12 लाख का पुट यूज किया। अब आपने 2 प्लांट बेच दिए, 18 और 10 का, आपके पास बचा है 10। अब नया प्लांट जो 12 है वो बिलो 180 डेज है, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन जैसा है और बचा ही 10 है। लेकिन दोस्त, वही प्लांट तो बेच दिया आपने, तो अब वो प्लांट आपके पास है ही नहीं इसके अंदर शामिल, तो अब इसके अंदर जो शामिल है मानेंगे ओपनिंग में से शामिल है और फिर 15% फुल डेप्शन चार्ज करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 26 है, आपने ले लिया, एक 32 लाख का आपने प्लांट खरीदा है, 32 लाख का प्लांट खरीदा है, प्रेस्क्राइब बैंक मोड में पेमेंट किया है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 9,000 रुपए कैश, प्रॉब्लम नहीं है, 10 से ऊपर कैश नहीं होना चाहिए। फिर 8,000 रुपए फिर से कैश है इंस्टॉलेशन के लिए, नो प्रॉब्लम।
तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति को दिया गया है अलग अलग दिनों में। अगर एक दिन भी दिया जाता बट व्यक्ति अलग अलग होते, 10,000 के अंदर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये दोनों हमारे लिए यूजफुल हैं? यस, 32 में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप इसे कॉस्ट बनाकर मनी पेबल माइनस अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। हर क्वेश्चन में आप कैपिटल गेन चेक करते रहो। कैपिटल गेन वही जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब सारे ब्लॉक के एसेट्स बिक जाए तो कैपिटल गेन आता है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा अभी। और जब सेल कंसिडरेशन ओपनिंग WDV एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर से ज्यादा हो जाए तो कैपिटल गेन आता है, वैसा भी अभी नहीं है। कहते हैं मान लीजिए पिछले एग्जांपल में इंस्टॉलेशन 18,000 रुपए, इंस्टॉलेशन जो 8,000 है वो 18,000 होता और 10 हमने कैश में दिया होता, 8 हमने अकाउंट पे ही चेक से दिया होता। यहां फिर से देखिए, मैंने कैश एक दिन में एक आदमी को 10 से ज्यादा दिया ही नहीं, 10 तक तो ठीक है। तो अगेन ये आंसर ठीक है, तो मुझे यही आंसर करना पड़ेगा कि मेरा आंसर सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब पूरा का पूरा 18 मेरे लिए यूजफुल है। अब आंसर इसलिए बदल गया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 8,000 इंस्टॉलेशन था, अब एग्जाम्पल में 18 लिया तो 10,000 से एक्स्ट्रा आ गया, डेप्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गया। अब कह रहे हैं कि पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए इंस्टॉलेशन 18 पूरा का पूरा कैश होता तो फिर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए कॉस्ट बनता और इंस्टॉलेशन हमारा कॉस्ट नहीं बनता। अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो गया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिसर्च एसेट अगर नॉर्मल बिजनेस में आप लेकर आओ तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हम 0 लेते हैं, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कैपिटल गेन में आपको याद हो कि स्टॉक को अगर मैं एसेट में कन्वर्ट करता हूं तो करते समय कन्वर्जन के समय जो मार्केट वैल्यू है वो मेरी कॉस्ट ली जाती है, कैपिटल गेन निकालने के लिए भी और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी। मैंने कहा था PGBP में इसे दोबारा से आप देखोगे तो बताओ आपके पास स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है 12 लाख, अब आप उसे फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस समय मार्केट वैल्यू 18 है तो 18 लाख आपके P&L में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आमदनी कितनी हुई तो आप 6 लाख बोलो, लेकिन क्रेडिट कितना करना है? 18 लाख, क्योंकि 12 लाख आप डेबिट कर चुके होंगे। जब स्टॉक खरीदा होगा तो 12 लाख P&L में डेबिट होगा, तो ये 18 लाख P&L में क्रेडिट हो जाता है, तो नेट प्रॉफिट आ गया 6 लाख। ये कन्वर्जन के ईयर में PGBP माना जाता है। अब ये एसेट मान लीजिए आपका पर्सनल एसेट था और वो कैपिटल एसेट भी नहीं है तो आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ये आपका पर्सनल एसेट और कैपिटल एसेट था तो कैपिटल गेन निकालने के लिए 18 लाख को ही कॉस्ट लिया जाएगा। मान लीजिए ये बिजनेस में आपने यूज किया, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो 18 लाख की कॉस्ट लिया जाएगा कैपिटल गेन के लिए। मान लीजिए ये बिजनेस में यूज किया डेप्रिशिएबल एसेट है, तो यहां पर ये डिस्कशन किया जा रहा है कि डेप्रिशिएशन के लिए ब्लॉक में जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसकी कॉस्ट हम लेंगे 18 लाख ना कि 12 लाख, क्योंकि 18 तक तो PGBP आप निकाल चुके हो। अगर आपने गिफ्ट में कोई एसेट, विल इनहेरिटेंस में कोई एसेट अक्वायर किया है तो कैपिटल गेन चैप्टर में हम कहते थे कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। पिटाई हो गई तो कॉस्ट टू द पिटाई हो गई तो वो जिस दिन पिट गए उस दिन की मार्केट वैल्यू, या लैंड बिल्डिंग है तो SDV और पिटाई नहीं हुई तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, हम यही बोलते थे। लेकिन अगर आपने बिजनेस में कोई डेप्रिशिएबल एसेट गिफ्ट में लिया है, विल इनहेरिटेंस में लिया है और उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, आप डेप्रिशिएशन में ब्लॉक में ऐड करना चाहते हो, तो उस समय उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी? इसके नियम अलग है। इसके नियम है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, चाहे पिट गए हो नहीं पिटे हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहां नियम अलग है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस अगर प्रीवियस ओनर ने भी डेप्रिशिएशन उसमें क्लेम किया है, डेप्रिशिएशन क्लेम किया है तो वो माइनस हो जाएगा, ये कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं क्लेम किया तो माइनस नहीं होगी। एग्जांपल, मेरे पिताजी ने मुझे, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, मेरे पिताजी ने मुझे एक मशीन गिफ्ट कर दी। मशीन मान लीजिए कि एयर कंडीशन है, AC है, एक बड़ी सी AC मशीन जो 2 टन का है वो मुझे गिफ्ट कर दिया पिताजी ने, सेकंड हैंड है, उनके पास थी, मुझे गिफ्ट कर दिया। मैंने बिजनेस में ही लगा दिया, बिजनेस में यूज कर लिया, मुझे AC की जरूरत थी। तो अब इसे AC वाला जो ब्लॉक है उसमें जब इसे मैं जोड़ूंगा तो किस वैल्यू पर जोड़ूंगा ताकि मैं डेप्शन ले सकूं? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। पिताजी ने कितने में खरीदा था? मैंने पूछा, उन्होंने कहा 50,000, तो 50,000 मेरी कॉस्ट होगी। अगर पिताजी ने उस पर डेप्शन लिया होगा तो वो डेप्शन घटने के बाद जो बचेगा वो मेरी कॉस्ट होगी। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आपने इसे बिजनेस में यूज किया था? भाई वैसे तो मुझे मालूम है लेकिन आपके लिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिजनेस कहाँ है, ये तो घर की बात है, मेरे घर मतलब घर में था और बेकार है, वो आपको मैंने दे दिया, बिजनेस में आप यूज कर रहे हो, मैं नया लेना चाहता हूँ, पुराना क्या करूंगा, कबाड़ी को दूं, उससे अच्छा आपको दे दूं। मैंने कहा मैं कबाड़ी वाला हूँ, चलो ठीक है जो भी है आपने दे दिया दे दिया।
अब बिजनेस कर रहा हूं मैं तो मेरे लिए तो काम का है, यूजफुल है। तो उन्होंने उसको सेकेंड हैंड जो रद्दी में बेचते हैं उसके बजाय मुझे दे दिया, मैंने यूज कर लिया क्योंकि यूजफुल था। कॉस्ट क्या ली जाएगी? 50,000। लेकिन अगर उन्होंने बिजनेस में यूज किया होता उसे और 3-4 साल बाद अब मुझे दिया होता और बिजनेस में मान लेते हैं 20,000 का डेप्शन उन्होंने क्लेम कर रखा है, तब मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती? 50 - 20 30। सेकेंड हैंड एसेट अगर मैं खरीदता हूं और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि मैं ब्लैक मनी यूज कर रहा हूं, यानी मैं सेकेंड हैंड एसेट जानबूझकर महंगे दाम पर खरीद रहा हूं, चेक से पेमेंट कर रहा हूं, ब्लैक से पैसे वापस ले रहा हूं, तो ऐसे में एओ के पास ये पावर है कि वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल से खुद डिसाइड करे कि उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी सेकेंड हैंड एसेट पे। ये तो क्वेश्चन में दिया होता है तभी बात बनती है। अगर आपने बिल्डिंग पर्सनली जो आपने कभी खरीदा था पर्सनल यूज के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा था, कुछ साल बाद आप अगर बिजनेस में लेकर आना चाहते हो अपने बिल्डिंग को, पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस में लाते हो, तो पर्सनल बिल्डिंग जितने में खरीदी थी 12 लाख की मान लीजिए, और जितने साल बिजनेस में आपने नहीं रखा मतलब पर्सनल रखा, उतने साल का डमी डेप्रिशिएशन, झूठा डेप्रिशिएशन, कैलकुलेटेड फिक्टिशियस डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करके माइनस करके जो डब्ल्यूडीवी बचेगा वो एक्चुअल कॉस्ट बिजनेस में ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो हम डेप्रिशिएशन लेस करते हैं वो डमी डेप्रिशिएशन लेस होता है। मान लीजिए कि 12 साल पहले मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी 15 लाख की, आज मैं उसे नॉर्मल बिजनेस में अपना लाना चाहता हूँ, वो मैंने खुद अपने लिए रखने के लिए रहने के लिए यूज किया था, या मैंने रेंट पर दे रखा था, या कुछ और वजह थी, आज मैं उसे बिजनेस में यूज करना चाहता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जी 12 साल का आपको डेप्शन लेस करना पड़ेगा। आज उस बिल्डिंग करोड़ों की हो फर्क नहीं पड़ता, आपने 15 की खरीदी थी, 12 साल का डेप्शन क्लेम करो, जबरदस्ती आपको लेस करना पड़ेगा, जो बचा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। लेकिन ये नियम बिल्डिंग के लिए है, बाकी एसेट के लिए नहीं है। यहीं पर मैं अगर कहूं कि मैंने 6 साल पुराने एक कार जो मैंने खरीदी थी 6 साल पहले 12 लाख की, आज मैं उस कार को बिजनेस में यूज करना चाहता हूं, तो क्या मुझे 6 साल का डमी डेप्शन लेस करना पड़ेगा? आंसर है नो। 6 साल का डमी डेप्शन लेस नहीं करना। तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दूसरे एसेट में ये यूज नहीं होना, दूसरे एसेट में जितने में मैंने खरीदा था वही मेरी एक्चुअल कॉस्ट आज भी ली जाएगी। ये बात मैंने यहां लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां एक बीच में डिस्कशन आ गया कि अगर आप एसेट बेचते हो करंट ईयर में, बीच में ये डिस्कशन आ गया, अगर आप एसेट बेचते हो करंट ईयर में तो उस पर डेप्रिशिएशन कौन क्लेम करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो एसेट आप अगर बेचते हो तो इनकम टैक्स में आप ब्लॉक में से उसे माइनस कर लेते हो। जब आप एसेट बेचते हो तो इनकम टैक्स में ब्लॉक से आप उसे माइनस करते हो। सिर्फ इसके ऊपर सेपरेटली एक पूरा वीडियो तैयार किया मैंने, आप ढूंढोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो है सिर्फ इस बात पर। तो चलिए फिलहाल डिस्कशन करते हैं कि जो एसेट आप बेचते हो 24-25 में, आपने मान लीजिए आर लिमिटेड है, उसके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 40 लाख वैल्यू है, एबीसी प्लांट मशीनरी, मान लीजिए एबीसी प्लांट मशीनरी। अब उसमें बी नाम के मशीन को जी लिमिटेड को बेच दिया। कितने में बेचा जी? 12 लाख में। तो 12 लाख से आप अपनी ब्लॉक को रिड्यूस करते हो, तो इसका मतलब उस पर डेप्शन आप तो लेते नहीं, कौन लेता है? जी। और जी डेप्शन कितना लेगा? फुल या हाफ, डिपेंड करेगा कि वो पुट टू यूज उस ईयर कितने दिन कर रहा है। बिलो 180 डेज है तो हाफ, नहीं तो फुल। यानी वो हाफ ले या फुल ले, लेकिन लेगा जी लिमिटेड, ना आर लेगा, और जी और आर मिलकर नहीं लेंगे, सिर्फ जी ही इसका डेप्शन लेगा। तो जिस साल एसेट बिकता है उस साल बायर को ही डेप्शन मिलता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आप पूरा धंधा बेच रहे हो और उसके अंदर आप एसेट्स बेच रहे हो, ब्लॉक बिक रहा है, पूरा धंधा ही बिक रहा है, तो उसके अंदर सब कुछ बिक रहा है, तो ऐसे में जो एसेट आप उस पूरे धंधे को बेचते समय ट्रांसफर करोगे, उसका डेप्शन बायर सेलर यानी प्रीडेसेसर सक्सेसर को एलोकेट कर दिया जाता है नंबर ऑफ डेज रेशियो में, नंबर ऑफ डेज यूज्ड के रेशियो में। मैंने एक टफ एग्जांपल लिया है, एग्जाम में इजी एग्जांपल आता है, इजी क्वेश्चन आता है, मैंने थोड़ा सा टफ लिया है, लेकिन ये एक्सेप्शन कब लगेगा? जब पूरा धंधा बिके, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन ऑफ बिजनेस। ए लिमिटेड ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ए बी सी डी 4 एसेट है, 70 लाख। मान लीजिए पी नाम का एसेट और खरीदा है 6/6/2024 को,
ये डेट है 20/9/2024। यहां पर ए लिमिटेड ने अपना धंधा बेच दिया बी लिमिटेड को, मे बी अमेलगमेशन में, मे बी डीमर्जर में, मे बी अदरवाइज, फर्क नहीं पड़ता कैसे बेचा। जरूरी नहीं है कि अमेलगमेशन ही हो, कैसे भी बेच दिया हो, धंधा बिक गया, ए ने बी को और ये कंपनी जरूरी नहीं है, फर्म कंपनी फर्म इंडिविजुअल फर्म, कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी को बेचना है। अगर पूरा धंधा बिक रहा है और जिसके अंदर आपने ये ब्लॉक भी पूरा का पूरा बेच दिया 120 में, तो देखिए बी लिमिटेड ने तो 120 लाख लगाए, तो वो अपने ब्लॉक में एक्चुअल कॉस्ट तो 120 लेगा, लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है, जो मैंने सर्कल किया है यहां पर, इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है, जो धंधा बिका उसके अंदर एसेट कौन से बिके, ए बी सी डी पी, इस पर जो डेप्शन है ये ए और बी दोनों को मिलेगा नंबर ऑफ डेज यूज्ड के रेशियो। एग्जाम में तो क्वेश्चन सिंपल देते हैं कि जिस दिन सक्सेशन हुआ उसी दिन से कंपनी का धंधा स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने जानबूझकर थोड़ा गैप रखा है ताकि थोड़ा डिफिकल्ट बना सकूं। 20/9 को सक्सेशन हुआ है, लेकिन बी लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 5 अक्टूबर 2024 को, तो उसने अपने एसेट को यूज भी यहीं से करना स्टार्ट किया होगा। अब हम देखते हैं 70 लाख पर कितना डेप्रिशिएशन ए लिमिटेड लेता अगर सक्सेशन नहीं होता तो। 70 लाख पर 15% होता है 10,50,000। 70 लाख पर 15% होता है 10,50,000, तो 10,50,000 को हम ए और बी में एलोकेट कर देंगे। रेशियो क्या लेंगे, नंबर ऑफ डेज यूज। अब ए ने कितने दिन यूज किया मैं बता देता हूं। ए ने अप्रैल यूज किया, मई यूज किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 19 लेंगे क्योंकि 20 से तो बी को मिल गया। इनको जोड़िए 1 2 3, यानी यहां पर 2 आ गया और यहां गया 72, तो 172 यूज किया है ए ने। बी ने वैसे तो 365 में से 172 घटा दीजिए, वही आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पर गैप है इसलिए बी का मैं यूज शुरू करूंगा 5 अक्टूबर से। तो अगर मैं बी की कैलकुलेशन करूं तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 5 से यूज स्टार्ट हुआ तो 4 दिन माइनस कर दीजिए, 27 अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, 1 2 3 8 आ गया, 1 2 3 10 8 आ गया, 178। तो 178 डेज बी ने यूज किया, तो 172 रेशियो 178, इस रेशियो में आप 10-50 को एलोकेट करोगे तो कैसे एलोकेट होगा, 10-50 डिवाइडेड बाई 172 प्लस 178, रेशियो तो आपको आता ही होगा 350, मल्टीप्लाई 172 ए को दे दो और यही मल्टीप्लाई 178 करो तो बी को मिल जाएगा। यहां पर मैंने फिर से एक मिस्टेक छोड़ दिया आपके लिए कि 179 मैंने किया है, जबकि होना चाहिए 178, क्योंकि ये लास्ट ईयर से चेंज नहीं हुआ, जबकि लास्ट ईयर लीप ईयर था, इसलिए ये कंफ्यूजन रहा। तो यहां पर तो दोनों में अमाउंट चेंज हो जाएगा, काइंडली आप कैलकुलेशन करके अमाउंट को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें, ये तो हमने ए बी सी डी को बांटा। अब जो पी नाम का एसेट है 20 लाख का, अगर सक्सेशन नहीं होता तो 20 लाख पर 3 लाख का डेप्शन मिलता। 20 लाख का 10-15% होता है 3 लाख। अगर सक्सेशन नहीं होता तो ए लिमिटेड 3 लाख का डेप्शन क्लेम करता। अब ये 3 लाख हम ए और बी में बांट देंगे ग्रीन एरिया के रेशियो में। यहाँ ग्रीन एरिया 16 जून से शुरू होगा और 19 सितंबर तक रहेगा, और वहां 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 31 मार्च तक रहेगा। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो बनेगा, ये रेशियो बनेगा, काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा, और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा 10-15 रुपए आगे पीछे आएगा, वो आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, सक्सेशन के बाद बी लिमिटेड ने एच नाम का एसेट खरीदा, क्या इसको भी बांटेंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन हम तब बांट रहे हैं जब सक्सेशन में एसेट बिक रहा है। सक्सेशन में ए बी सी डी बिका और पी बिका, तो हम उन्हीं के डेप्रिसिएशन को बांटेंगे। एच सक्सेशन में नहीं बिका, बल्कि सक्सेशन के बाद नई कंपनी ने खरीदा है, वो उनका है, उनको डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, बिलो 180 डेज है तो 10 लाख का
15% तो नहीं मिलेगा, 10 लाख का 7.5% मिलेगा, ये सिर्फ बी को मिलेगा। इस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन रखना है। देखिए, कोई एसेट अगर लोन पर लिया है और एसेट को खरीदने के कुछ दिनों के बाद पुट टू यूज किया, कुछ दिनों के बाद पुट टू यूज किया, तो जितने पीरियड के लिए आपने पुट टू यूज नहीं किया उतने पीरियड का जो ब्याज है ये तब अप्लीकेबल होता है जब लोन पर आपने एसेट लिया है। उतने पीरियड का ब्याज जो है उसे आप कॉस्ट में जोड़ दोगे और पुट टू यूज के बाद का ब्याज है। मान लीजिए आपने लोन पर एसेट आज खरीदा और आज से यूज कर दिया, तो ये कंसेप्ट नहीं लग रहा, फिर तो जो लोन का ब्याज है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन आपने एसेट आज खरीदा लोन पर और एसेट 3 महीने बाद पुट टू यूज किया, तो 3 महीने का जो ब्याज है वो आपके एसेट की कॉस्ट में जोड़कर उसका डेप्शन आपको मिलेगा। ये आप हमेशा अच्छी तरह जानते हो, जीएसटी में भी जानते हो कि अगर एसेट मैंने 20 लाख का खरीदा, 18% जीएसटी, 3,60,000 का जीएसटी बियर किया और इस जीएसटी का मुझे आईटीसी मिल रहा है, आईटीसी मुझे मिल ही रहा है तो मेरी कॉस्ट 20 है। और आईटीसी अगर मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एसेट की आईटीसी नहीं देती सरकार, तो ऐसे में मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 23,60,000। तो आईटीसी मिला तो 20, नहीं मिला तो 23,60,000 मेरी कॉस्ट ली जाएगी। अगर किसी एसेट को खरीदते समय सरकार सहायता देती है, सब्सिडी देती है, रिम्बर्स करती है, तो वो सब्सिडी रिम्बर्स मेरी कॉस्ट में से कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैंने रिमोट एरिया में एक फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री स्टैब्लिश की, सरकार खुश हुई और मुझे वहां सब्सिडी दे रही है एसेट खरीदने का 60%। मैंने मशीन खरीदा है 10 करोड़ का और सरकार मुझे 6 करोड़ की सब्सिडी दे रही है, तो मैं अपनी कॉस्ट कितनी लूंगा, खरीदा तो 10 में है, कॉस्ट 10 थोड़ी लूंगा, 4 करोड़ लूंगा, क्योंकि 6 तो सरकार ने सब्सिडी दे दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि वीआईपी जो बिजनेस है, जिसको हमने स्पेसिफाइड बिजनेस का नाम दिया था 35ED, उस एसेट को जब आप खरीदो वीआईपी बिजनेस में, तो आपको कसम खानी होती है कि आप 8 साल तक उसे नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर आप 8 साल तक नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दोगे तो क्या होगा, ट्रांसफर वाले ईयर के ओपनिंग में हम इसे WDV कैलकुलेट करेंगे, शुरुआत से नॉर्मल बिजनेस मानकर, और उस WDV को आपकी PGBP बनाएंगे। वही WDV आगे के लिए आपकी कॉस्ट बन जाएगी। मैं समझाता हूं। जैसे ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जैसे मान लीजिए 22-23 मान लीजिए यहां आपने एक वीआईपी एसेट खरीदा। अब वीआईपी एसेट तो आप समझ ही गए, वीआईपी बिजनेस वाला एसेट खरीदा, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। मान लेते हैं 40 लाख का। तो पहली बात तो ये आप 40 लाख डेबिट कर देते हो आप P&L अकाउंट में 35AD में, तभी ये कहानी आगे बढ़ेगी। अब आपको यहां पर वचन देना होगा कि 8 साल तक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ग्रीन एरिया में आप नॉर्मल बिजनेस में ये एसेट ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर आप बेचना चाहो तो कल बेच दो, बेचने में दिक्कत नहीं है। 8 साल तक नहीं बेचोगे ऐसी शर्त नहीं है, 8 साल तक बेच दो, क्योंकि जितने में बेचोगे वो आपकी PGBP बन जाती है, तो बेचने में प्रॉब्लम ही नहीं है। जितने में बेचो वो PGBP। 40 लाख की चीज है, आप अगर 50 लाख में बेचो तो पूरे 50 PGBP। यहां ये भी नहीं है कि 10 को कैपिटल गेन लेंगे, पूरा PGBP है, तो बेचने का झंझट ही नहीं है, बेचने की परेशानी नहीं। बस नॉर्मल बिजनेस में इसे ट्रांसफर नहीं करना। ओके, अब मान लीजिए आपने यहां पर नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, आपने गलती कर दी, तो अब क्या होगा कि हम यहीं से इसे इस डेट तक, ईयर की शुरुआत तक, जिस ईयर में आपने गलती की उसके स्टार्टिंग तक, हम ये मानेंगे कि इस पीरियड में अगर वो नॉर्मल बिजनेस में यूज होता, मान लीजिए इसका डेप्शन का रेट है
10%, 10% डेप्शन का रेट है इस पर था, मतलब 10% तो नहीं मिलेगा ना, ये तो आपने पूरे 40 लाख डेबिट कर दिए हैं वैसे तो, लेकिन ये वो एसेट है जिसका नॉर्मल बिजनेस का रेट, नॉर्मल बिजनेस में डेप्रिशिएशन का रेट 10% है मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 10% से इसे रिड्यूस करेंगे। पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 3,60,000, 40 लाख का 10% पहले साल हो गया, माइनस इज इक्वल टू 10%, दूसरे साल हो गया माइनस इज इक्वल टू 10%, तीसरे साल 3,24,000 का डेप्शन माइनस इज इक्वल टू, चौथे साल 2,91,600 का डेप्शन। तो ओपनिंग आप यहां पर ले आएंगे WDV। ये WDV आप ये मानकर चलेंगे कि अगर ये नॉर्मल बिजनेस में यूज होता, ये क्या मानेंगे, अगर स्टार्टिंग से नॉर्मल बिजनेस में यूज होता तो 1 अप्रैल 24 को WDV क्या होता, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो। वो आपकी WDV आ गई 24 लाख, 26 लाख 24,000। बस इसी पर काम करना है। ये आपके लिए पहले तो PGBP बन जाएगा सेक्शन 35 AD सबसेक्शन 7B में, ये PGBP टैक्सेबल है। सेक्शन याद रह जाए, मजा आ जाएगा। और यही अब फ्यूचर डेप्रिशिएशन के कैलकुलेशन के लिए अब ये एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1) है। एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी अगर नॉर्मल बिजनेस में आपने ट्रांसफर किया है VIP बिजनेस के एसेट को। लेकिन अगर 8 साल बाद आप ट्रांसफर करते, आप अगर यही वाला काम मान लीजिए यही काम यहां करते, 8 साल गुजरने के बाद करते, तो अगर आप ये काम यहां कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कोई आपकी इनकम बनेगी, नो PGBP, और आपकी एक्चुअल कॉस्ट 0 ली जाएगी क्योंकि आप पूरा 40 लाख डेबिट कर चुके हो। यहां तो आपकी पिटाई कर दी 26-24 से, तो अब ये आपकी PGBP के लिए डेप्रिशिएशन निकालने के लिए एक्चुअल कॉस्ट लेनी पड़ेगी। ये एक फंडा है। अगर आपके पास पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग हो, आप 97 ऑनवर्ड्स सरकार ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो तो SLM, चाहो तो WDV ऑप्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये आपको पहले साल के ITR फाइलिंग तक बताना पड़ेगा कि आपको WDV चाहिए या SLM चाहिए। अगर आप साइलेंट होते हो तो हम SLM मानकर आपको डेप्शन देना शुरू कर देंगे। अगर आप WDV ऑप्ट करते हो तो पहले हम ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक वाइज डेप्रिशिएशन निकालेंगे और ब्लॉक के सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप SLM चाहते हो तो हर एसेट सेपरेट डेप्रिशिएट होगा, उनका रेट भी अलग होता है और क्वेश्चन में रेट SLM का दिया होता है। यूं कहें कि क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में कि SLM से एक पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है, वो SLM से एक डेप्शन ले रहा है और आप ना डेप्शन निकालो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल कॉस्ट देना पड़ेगा कि एक मशीन है उसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 लाख है, डेप्शन का रेट देना पड़ेगा, डेप्शन का रेट 6% है। अब डेप्शन निकालो तो निकाल लो 30 लाख का 6%, अगले साल का भी निकाल लो वही 6%, अगले साल का भी निकालो वही 6%। कहने का मतलब है एसएल में तो हर साल सेम डेप्शन आएगा, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं डेप्शन निकालने के। यहां भी 180 डेज से बिलो यूज करने पर आधा डेप्शन मिलता है, ये बात फैक्ट है। यहां पर क्वेश्चन अगर आएंगे तो आते हैं कि एसेट एसएलएम वाले बिक गए, तब बताओ क्या होगा। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए 30 लाख कॉस्ट है, बिल्डिंग की कॉस्ट है 30 लाख, 30 लाख बिल्डिंग की कॉस्ट है, डेप्रिशिएशन अब तक आपने 22 क्लेम कर लिया है, तो इसका मतलब आपको 6 लाख का डेप्शन और मिलना चाहिए था। अगर आप 6.5 में बेच देते हो, अगर आप 6.5 लाख में बेच देते हो, नहीं 8 लाख माफ कीजिएगा, 8 लाख का डेप्शन और मिलना चाहिए था। अब इसमें 6.5 लाख में अगर आपने बेच दिया, 6.5 लाख में बेच दिया, तो आपको 1.5 लाख और डेबिट हो जाना चाहिए।
अब 8 लाख आपको डेबिट करना था, और क्योंकि 30 में से 22 आप डेबिट कर चुके हो, 8 और डेबिट करना था, आपने 12.5 में बेच दिया, 12.5 में बेच दिया, तो आपको तो प्रॉफिट आ गया 4.5 लाख का, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब जैसे आपने कितने में बेच दिया, 34,50,000 में, 34,50,000 में बेच दिया, और 8 लाख आपको डेबिट करना अभी पेंडिंग था, 34,50 में बेच दिया, 8 लाख पेंडिंग था डेबिट करना, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आ गया 26,50,000। लेकिन 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 आपने टोटल जितना डेबिट किया है उससे ज्यादा पीजीबीपी नहीं बना सकते, तो यहां जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो एसटीसीजी बन जाता है अंडर सेक्शन 50A। तो दोबारा से समझ लीजिए, क्लास में तो और डिटेल में कराया था इसको, क्योंकि क्लास में हम थोड़े बहुत लॉजिक चीजों को और एस्टेब्लिश करते हैं कि ये कानून बना क्यों, कैसे, तो उसका लॉजिक भी दिया था, बट वो चुप कोई बात नहीं, याद है तो ठीक है, नहीं तो वो लॉजिक मैंने वैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप इस लॉजिक से भी चल सकते हो। लेकिन एग्जाम में आप कहते हो सर लॉजिक को छोड़ो और बिना लॉजिक के हमको समझा दो, ऐसा समझा दो याद रह जाए। 30 लाख का खरीदा था, 22 डेबिट कर चुके हो, आपको 8 लाख और डेबिट करना था, 6.5 लाख मिल गया, 1.5 लाख डेबिट कर दो। 8 लाख डेबिट करना था, 12.5 लाख मिल गया, 4.5 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, क्रेडिट कर दो। 34,50,000 आपको मिल गया, 8 लाख डेबिट करना था, आपको 26,50,000 एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन आप 26,50 क्रेडिट नहीं करोगे क्योंकि आपने डेबिट 22 ही किया है, तो 22 ही क्रेडिट कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा है आपको मिल गया, जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनिंग बन जाता है सेक्शन 50 कैपिटल ए। ये जो है डेबिट करना, इसको टर्मिनल डेप्शन के नाम से बोलते हैं, सेक्शन 32(1)(3। जो क्रेडिट करना है वो पीजीबीपी बनता है बैलेंसिंग चार्ज के नाम से, सेक्शन 41(2) और कैपिटल गेन आता है सेक्शन 50 कैपिटल ए में। तो यहां पर वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन का फंडा क्या कहता है, कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो यानी मैन्युफैक्चरर हो, तो फैक्ट्री में जो आपने न्यू प्लांट मशीनरी खरीदी है फैक्ट्री में और इंस्टॉल किया है, तो आपको एडिशनल डेप्शन हम कॉस्ट का 20% देंगे, लेकिन अगर बिलो 180 डेज यूज कर रहे हो तो 20 की जगह 10% देंगे, लेकिन ये 10% अगले साल फिर हम दे देंगे। एडिशनल डेप्शन आपको एक बार जीवन में मिलता है 20%, जब आप नया मशीन खरीद कर इंस्टॉल करोगे फैक्ट्री में, ऑफिस में नहीं, यू आर मैन्युफैक्चरर। तो कंडीशन नंबर 1, आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, फैक्ट्री में एसेट खरीदा गया हो, प्लांट मशीनरी। कंडीशन नंबर 3, और नया खरीदा गया हो, सेकेंड हैंड नहीं चलेगा। ये चारों शर्तें पूरी कर दो, न्यू फैक्ट्री प्लांट मशीनरी अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर, एक लाइन में कंप्लीट हो गया, तो आपको एडिशनल डेप्शन मिलेगा 20% एक्चुअल कॉस्ट का। 20% आपको मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए कि 8 लाख है, तो 1,60,000 एडिशनल डेप्शन मिलेगा। अब कब मिलेगा, इंस्टॉल्ड करने वाले ईयर में मिलेगा 1,60,000, और अगर इंस्टॉल करने वाले ईयर में आप बिलो 180 डेज यूज कर रहे हो तो 1,60,000 के बजाय 80,000 मिलेगा, और 80 अगले साल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। याद रखिएगा, एडिशनल डेप्शन की 2 एंट्री होती है, एक पीएनडल में डेबिट भी होगा, और साथ में ब्लॉक में जब आप डेप्शन लेस करते हो तो एडिशनल डेप्शन भी लेस होगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए। ठीक है, ये नेगेटिव लिस्ट है जिसपे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर कुछ क्लैरिटी, आईवीएस सीबीडीडी का सर्कुलर आया हुआ है कि प्रिंटिंग बुक प्रिंट करने वाले जो पब्लिकेशन है, हाउस है, क्या वो मैन्युफैक्चरर माने जाएंगे? आंसर है यस। क्या पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग एक मैन्युफैक्चरर है? आंसर है यस। तो क्या वो एडिशनल डेप्शन ले सकता है? आंसर है यस, नो, दोनों। अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग एसएलएम ऑप्ट कर रहा है तो इट मींस कि वो कम डेप्शन चाहता है, तो उनको एडिशनल हम क्यों दें? अगर वो डब्ल्यूडीवी ऑप्ट कर रहा है तो हम एडिशनल डेप्शन उनको दे देंगे। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैंने यहां बताए, कुछ क्वेश्चंस आपको स्टडी मैट आप अपने उठा लो और स्टडी मैट को सॉल्व करो, या मेरे से आपने पढ़ाई की है तो आप उसके पीएम के क्वेश्चन करो, आप किसी और टीचर से आप पढ़ाई किया आपने, उन्होंने जो भी आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस दिए हैं उसको कंप्लीट करो। किसी भी हाल में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बिजी तो चल रहा हूं,
बट कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। आपको मैंने ग्रुप में जोड़ा है, ग्रुप में आपको ऐड किया है। मैंने कैपिटल गेन की लास्ट क्लास में शायद ग्रुप में ऐड करने की बात की है, और हर डिस्क्रिप्शन में मैं वो आपको ग्रुप का भेज रहा हूं कोड कि आप वो क्लिक करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, वहां पर नंबर ऐड हो जाओगे तो आपको एडमिन का नंबर दिख जाएगा। वहां पर आप प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हो कि सर ये वाला मुझे डाउट है। मैं कोशिश करूंगा वही सॉल्व कर दूं, या अगर ज्यादा मुझे लगा कि क्वेश्चन सभी के सामने लाना चाहिए तो मैं उस क्वेश्चन को वीडियो को यहां भी लेकर आऊंगा। तो जुड़ जाना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूछा है कि अभी कितने बच्चे जुड़े हैं अभी तक, है ना। तो अभी तक तो ज्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं, लेकिन आदित्य कुमार, अंकित कुमार, अंशिका, आशीष और भी बहुत लोग जुड़े हैं। याद रखिएगा ये ग्रुप प्लीज प्लीज, ये ग्रुप सिर्फ उनके लिए है, ये ग्रुप सिर्फ उनके लिए है जो कि स्टूडेंट्स हैं चैंपियन बैच के। ये चैंपियंस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो ग्रुप के एडमिन में आपको दिख जाएगा एडमिन नंबर, और वहां से आप मैसेज ग्रुप क्वेश्चन का डाल सकते हो, कंफ्यूजन का डाल सकते हो, क्योंकि आप यूट्यूब पे डालते हो क्वेश्चन, कुछ परेशानी डालते हो। मैं रिप्लाई कई बार करता हूं, कई बार रिप्लाई वहां डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट्सएप पे आपका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम तक तो मैं जुड़ा हुआ हूं आपसे, आपके लिए ही ये सारी मेहनत हो रही है। आपका काम है सिर्फ जुड़ना नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ो, उनको भी शेयर करो, जो भी इस ग्रुप में चैंपियंस बैच से के लिए एलिजिबल है। चैंपियंस बैच के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको भी जोड़ो, उनको भी शेयर करो। ओके, तो अब आते हैं हम डिसअलाउड में। हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, हमारा खर्चा अलाउड हो गया। अब आते हैं हम डिसअलाउड में। डिसअलाउड में पॉलिटिकल पार्टी को अगर पेमेंट किया गया, पॉलिटिकल पार्टी को अगर पेमेंट किया गया और ये पेमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से है, जो पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में किया गया हो, ये शर्तें हैं। यानी पेमेंट गोज टू पॉलिटिकल पार्टी इन द नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट हो पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन, कोई भी मैगजीन पब्लिकेशन में अपने प्रोडक्ट का ऐड, अपने बिजनेस का ऐड। इस खर्चे को हम डिसअलाउड कर रहे हैं, इस खर्चे को डिसअलाउड कर रहे हैं। एंड इफ यू आर इंडियन कंपनी, ओनली इफ यू आर इंडियन कंपनी, ओनली इफ यू आर इंडियन कंपनी, तो आपको ये खर्चा डोनेशन अज्यूम करके जीजीबी में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट इफ यू आर नॉट इंडियन कंपनी तो ये खर्चा तो डिसअलाउड है, बस डिसअलाउड ही छूट जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहां याद रखिएगा कि नॉट ऑल पेमेंट गोज टू पॉलिटिकल पार्टी इज डिसअलाउड, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को जितने भी पेमेंट होंगे सारे डिसअलाउड नहीं होंगे। जैसे रेंट पे कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उनके इमोल प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, अलाउड है। जैसे रेंट पर पे कर रहे हैं, होर्डिंग वगैरह उनके इमोल प्रॉपर्टी में लगाया, ये सब प्रचार के खर्चे हैं, बट अलाउड है, क्योंकि प्रचार पब्लिकेशन में अगर किया जाए पॉलिटिकल पार्टी के तो डिसअलाउड है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की बिल्डिंग है, मैंने उसके ऊपर एक होर्डिंग लगाई और होर्डिंग के प्रचार के खर्चे हुए मेरे, मैंने उनको पे किया, तो ये कोई पब्लिकेशन में नहीं डाल रहा हूं मैं, तो ये यहां डिसअलाउड नहीं होगा। ये जहां लिखा हुआ ये शर्तें जो मैंने 1 2 3 लिखी है, इन शर्तों पर ही डिसअलाउड है। इसके बाद हम 38(2) में आ रहे हैं। 38(2) जो ऑलरेडी हम कर चुके थे कि एसेट अगर बिजनेस एज वेल एज पर्सनल यूज हो तो उस एसेट के सारे खर्चे जो एओ पर्सनल यूज का रेशियो बनाएगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो डिसअलाउंस हमने कर लिया। अब ये टीडीएस डिफॉल्ट का डिसअलाउड है। टीडीएस डिफॉल्ट का डिसअलाउंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको हम 2 मिनट के लिए, मतलब अगली क्लास के लिए रोक देते हैं। टीडीएस डिफॉल्ट हल्का हल्का निपटा लेते हैं। इनकम टैक्स डिसअलाउड खर्चा है, इनकम टैक्स के ब्याज डिसअलाउड खर्चे हैं, इनकम टैक्स की पेनल्टी डिसअलाउड खर्चा है। इनकम टैक्स चाहे इंडिया वाला लेवी हो, आउटसाइड इंडिया वाला हो, डिसअलाउड है। लेकिन
इनकम टैक्स से रिलेटेड ITR फाइलिंग फीस, टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स कंसल्टेंसी फीस, केस फाइलिंग फीस, ऑल दीज आर एक्सपेंस अलाउड अंडर PGBP। तो इस ग्रीन पट्टी को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब अलाउड खर्चे होते हैं। इसका ब्याज भी अलाउड होता है लेकिन पेनल्टी अलाउड नहीं होती। तो पेनल्टी हम कहते हैं एक लाइन में इन वन शॉट, पेनल्टी किसी भी प्रकार की अलाउड नहीं है एक्सेप्ट वन, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट under business profession, that will be allowed, only single penalty is allowed, otherwise no penalty allowed, no fine allowed। ठीक है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के परक्विजिट्स का टैक्स बियर करने को तैयार है, एम्प्लॉयर 6 लाख पैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, 4 लाख की परक्विजिट्स दे रहा है, तो एम्प्लॉय की इनकम तो 10 लाख है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय से खुश होके कि आपके 4 लाख पर जो भी प्रोपोर्शनेट टैक्स बनेगा, 4 लाख पर जो भी प्रोपोर्शनेट टैक्स बनेगा वो टैक्स मैं बियर करूंगा, ऐसा तैयार है एम्प्लॉयर, तैयार है एम्प्लॉय के परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स बियर करने के लिए। तो इस टैक्स को ये अपने खर्चे में भी क्लेम नहीं कर पाएगा और एम्प्लॉय के लिए ये एक्स्ट्रा परक्विजिट्स नहीं बनेगा, ये एग्जम्प्ट हो जाता है। नहीं समझे सर? कोई बात नहीं, आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, 6 लाख रुपए मॉनेटरी पैसे और 4 लाख की परक्विजिट्स की वैल्यू दे रहा हूं। मान लीजिए ऐसा कुछ है नहीं, टैक्स वैक्स मैं क्यों आपका बियर करूं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आपकी इनकम भाई साहब 10 लाख है, आपका उस पर टैक्स बन गया 1 लाख, मान लीजिए डिडक्शन वगैरह भी है, TC2 ATU जो कुछ भी लेकर 1 लाख रुपए टैक्स बना। आपको मालूम है ना ये 1 लाख का टैक्स आपकी लायबिलिटी है, आप जमा कराओ। ठीक है। हालांकि TDS चैप्टर में आप पढ़ोगे कि 1 लाख मैं TDS काट चुका होऊंगा, तो आपको एक्चुअल में ITR के समय कोई टैक्स नहीं देना, बिकॉज TDS सारा मैं काट चुका हूं और जमा करा चुका हूं। बट आपकी टैक्स लायबिलिटी बोली जाए तो वो 1 लाख है। मान लीजिए 1 लाख 10 लाख पे आ रहा है, तो वो 1 लाख का टैक्स आ रहा है, ये तो अलग केस हो गया। अब मान लीजिए यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि जो परक्विजिट्स की आपकी वैल्यू है उसका जो रेशियो है टैक्स का वो मैं बियर करूंगा, तो यानी 1 लाख में परक्विजिट्स का रेशियो 40% यानी 40,000 है, तो 40,000 टैक्स मैं बियर करूंगा। तो इसका यह मतलब है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, मैं बियर कर रहा हूं 40,000, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, सोचिएगा जरा, अगर मैं खुद बियर कर रहा हूं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरी 1 लाख है। सरकार कहती है ये कोई भी बियर करे, तुमने पैसे कितने कमाए भैया, 10 लाख, लायबिलिटी 1 लाख है ना, नहीं तो 40,000 तो ये बियर, तो बियर ये करेंगे इसका मतलब सरकार को ये अपने पॉकेट जमा कराएगा। तुम 60 जमा कराओगे या 40 जमा कराएगा? हालांकि तुम भी 60 नहीं जमा कराओगे क्योंकि TDS कट जाएगा। तो TDS जो पहले केस में कटा था वो 1 लाख कटा था, अब TDS 60,000 कटेगा। 40,000 ये खुद अपने पॉकेट से बियर कर रहा है, तो तुम्हारा टैक्स क्यों काटेगा? तुम्हारा टैक्स 60,000 काटेगा, 40,000 अपने पॉकेट जमा कराएगा। तो कुल मिला के एम्प्लॉयर का जो पॉकेट से पैसा लूज होगा वो 6 लाख तो कैश होगा, 4 लाख परक्विजिट्स होगा और 40,000 का टैक्स होगा, टैक्स ऑन परक्विजिट्स। इतना नुकसान हो गया इसका। लेकिन ये 40,000 P&L में डेबिट नहीं कर पाएगा, डिसअलाउड है, क्योंकि ये 40,000 तुम्हारी इनकम भी एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(10)(c) में, तुम्हारी इनकम एग्जम्प्ट है। लेकिन सर हमने परक्विजिट में पढ़ा है कि एम्प्लॉयर जो भी बर्डन बियर करे एम्प्लॉय का, तो वो परक्विजिट से पड़ा होगा, ये एक्सेप्शन है। लेकिन सर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें इनकम टैक्स अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो वो इनकम टैक्स परक्विजिट भी बनाया हमने, वो इनकम टैक्स है, प्रॉपर इनकम टैक्स। जैसे तुम्हारा पूरा 1 लाख में बियर कर रहा हूं, तुम्हारा टैक्स 1 लाख बन रहा था ना, पूरा 1 लाख का टैक्स अगर मैं बियर कर रहा हूं तो ये तुम्हारी परक्विजिट्स है और ये मेरे खर्चे भी है और तुम्हारे परक्विजिट्स भी है। तुम्हारा कोई दूसरा टैक्स है वो मैं बियर कर रहा हूं, वो तुम्हारी परक्विजिट्स भी है, मेरे खर्चे भी है। लेकिन अगर सिर्फ परक्विजिट्स के ऊपर प्रोपोर्शनेट टैक्स में बियर कर रहा हूं तो ना वो तुम्हारी इनकम बनेगी, 10(10)(c) में एग्जम्प्ट है, ना मैं उसे खर्चे में क्लेम कर पाऊंगा, वो डिसअलाउड खर्चा है। ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक और इजी वाला करा देता हूं, पहले ये इजी है, ये करा देता हूं। रेवेन्यू खर्चा कंडीशन 1, पेमेंट रिलेटेड पार्टी को किया कंडीशन 2, और पेमेंट आपने मार्केट वैल्यू से ज्यादा किया कंडीशन 3। रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया, रेवेन्यू खर्चे के लिए पेमेंट किया, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट किया, तो एक्स्ट्रा विल बी डिसअलाउड। मार्केट वैल्यू 40,000 है, आपने खर्चा किया 50,000, तो 10,000 डिसअलाउड। अब एग्जाम में आपको ये स्पेसिफाइड पर्सन
कौन होंगे ये याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। कभी थियरी पूछ लेते हैं, रेयर चांस है लेकिन पूछ लेते हैं, तो क्या करेंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल ही इससे बनता है। तो अगर बिजनेसमैन इंडिविजुअल है तो ये सब बॉक्स में जो लिखे हुए हैं ये रिलेटेड पार्टी हैं। इनको पेमेंट मार्केट के ऊपर अगर किया तो खर्चा डिसअलाउड है रेवेन्यू खर्चे के लिए, इनके लिए ये लोग माने जाएंगे और अदर टैक्स पेयर के लिए ये माने जाएंगे। तो इसको आप लर्न करोगे। ओके जी। अगर आपने कैश पेमेंट किया है एक दिन में एक व्यक्ति को एक बिल के लिए, यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति को एक बिल के लिए, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया कोई बात नहीं, एक दिन में एक व्यक्ति को एक बिल के लिए रेवेन्यू पेमेंट आपने किया है अदरवाइज देन अलाउड मोड अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ड्राफ्ट है, ईसीएस है, प्रेस्क्राइब बैंक मोड है, यानी वही जो अभी बताया था मैंने, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या कोई सिचुएशन है जो कि आपको माफ है, इस सिचुएशन में आप कैश पेमेंट कर सकते हो, ये सिचुएशन आपको कैश पेमेंट अलाउ करता है। जैसे गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, बैंक को पेमेंट कर रहे हो, फार्मर को, पीसी कल्चर को पेमेंट कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर को पेमेंट कर रहे हो, ऑथराइज मनी चेंजर को पेमेंट कर रहे हो। बैंक जिस दिन बंद है उस दिन पेमेंट करना जरूरी है। आप ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो जो जहां रहता है वहां बैंक ही सर्व नहीं होता, उस एरिया में बैंक है ही नहीं। या कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहे हो जो विदाउट पावर यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, इन सबको पेमेंट आप कैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसपोर्टर को अगर आप, जीटीए वाले ट्रांसपोर्टर को अगर आप कैश पेमेंट करो तो 35,000 तक कर सकते हो, बियॉन्ड दैट नहीं कर सकते। यानी ट्रांसपोर्टर को मैंने 40,000 का पेमेंट किया कैश में तो 40 डिसअलाउड है। ट्रांसपोर्टर को अगर 35,000 मैंने कैश में पे किया तो 35,000 अलाउड है, डिसअलाउड कुछ नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर के अलावा किसी और को मैंने 35,000 कैश पेमेंट किया तो पूरा 35 डिसअलाउड है। 12,000 कैश पेमेंट किया, पूरा 12,000 डिसअलाउड है। लेकिन यही 12,000 में दो टुकड़ों में, दो अलग अलग टाइम में पेमेंट कर रहा हूं, अलग अलग टाइम नहीं, अलग अलग दिन में 6,000 तो डिसअलाउड नहीं है। दो अलग अलग व्यक्ति को पेमेंट कर रहा हूं, डिसअलाउड नहीं है। दो अलग अलग खर्चों के लिए पेमेंट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप मेरे क्रेडिटर हो, सप्लायर हो, आपसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 का, आपने बिल भेज दिया, पेमेंट मैंने नहीं किया, फिर मैंने 1.5-2 हफ्ते बाद फिर से एक और ऑर्डर दिया आपको, वो 8,000 का था, 8,000 का बिल आपने भेजा और आपने कहा भाई साहब याद दिलाए पुराना बिल भी है, क्लियर कर दो ना। मैंने कहा आ जाओ तो ले जाओ, और आप आए और मैंने 18,000 कैश उठा के दे दिया। तो देखिए कैश 10,000 से ऊपर है, सिंगल डे पेमेंट कर रहा हूं, सिंगल व्यक्ति को पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन ये सिंगल बिल के लिए नहीं है, इसलिए यहां खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। ये कंपैरिजन कहता है कि अगर आपने 35 एडी पढ़ा है, अगर आपने 35 एडी पढ़ा है, एक मिनट रुकिएगा, अगर आपने 35 एडी पढ़ा है तो 35 एडी में भी 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट आप नहीं कर सकते। 35 एडी में भी पैंतीस एडी में भी आपने देखा था वीआईपी बिजनेस 10,000 से ऊपर कैश का पेमेंट आपको अलाउड नहीं था। उसी तरह डेप्रिशिएशन में भी आपने एक्चुअल कॉस्ट में देखा था 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। और यहाँ रेवेन्यू पेमेंट के लिए 48.3 में देख लिया 10,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है। हालांकि सब जगह ऑलमोस्ट चीजें सेम थी, सिंगल डे सिंगल मैन सेम बातें थी, लेकिन एक्सेप्शनल केस देखिए, एक तो आपको अकाउंट पे ही चेक अलाउ है, ईसीएस अलाउड है, और कुछ कुछ अलग मोड भी अलाउड है। ये अलग मोड क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब अलाउड है। लेकिन इसके अलावा जो ये दो अलग बेनिफिट आपको मिल रहा है वो सिर्फ इनको दिया जा रहा है, बाकियों में नहीं। जैसे ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 तक पे कर सकते हो, ये आपने रट लिया कैश में, लेकिन आपने ये नियम
एसेट खरीदने पर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आपने एक मशीन खरीदी, मशीन एसेट है, एसेट आप कहां यूज करोगे, यहां यूज करोगे। अब मशीन आपने खरीदी, ट्रांसपोर्टेशन करवाया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया 22,000 रुपये, आपने कैश में दे दिया। अब ये 22,000 डिसअलाउड हो जाएगा, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर जीटीए वाले का पेमेंट 30-35,000 तक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं लिखी। उसी तरह किसान को, बैंक को वगैरह वगैरह जो पेमेंट है वहां पर आप कर सकते हो पेमेंट कैश में। जो पीछे आपने चार्ट देखा, ये टेबल देखा, ये टेबल 48(3) के लिए तो बनाया सरकार ने, लेकिन एसेट खरीदने के लिए, वीआईपी एसेट खरीदने के लिए वहां ये नहीं बनाया। वहां भी ये फंस जाओगे, दिक्कत आ जाएगी। तो ध्यान रखना कि वो डिसअलाउड है तो डिसअलाउड है। 48(3) ये कहता है कि अगर कोई आपने खर्चे आउटस्टैंडिंग करके अलाउ करवा लिए, उधार में अलाउ करवा लिए, अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हुए अलाउ हो जाएगा। 43B कुछ खर्चों के लिए कैश में ही पे करना पड़ेगा। कैश मतलब कि कैश नहीं, बैंक भी चलेगा, मतलब कि पेमेंट करके ही अलाउड होता है, वो 43B है। जिसको 36(1) के साथ मैंने कराया था, 36(1) में जगह जगह लिखा था ना 43B सब्जेक्ट टू 43B। लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं मैं। रट रट के आना है, पीजीबीपी में रटा नहीं पीछे तो गए काम से। तो अगर आपने कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग बेसिस पर अलाउ करवा लिया, उधार बेसिस पर अलाउ करवा लिया, और बाद में अगले वर्ष, आने वाले वर्षों में उसका पेमेंट 10,000 से ऊपर एक दिन में एक व्यक्ति को कैश में कर रहे हो, तो हम डिसअलाउड तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने धोखे से पिछले ईयर अलाउ करवा लिया होगा। तो पिछले साल जाके आपकी फाइल खोल के डिसअलाउड तो नहीं करेंगे, बल्कि जिस साल आपने कैश में पेमेंट किया उसी साल आपकी P&L में क्रेडिट कर देंगे। देखिए, चाहे मैं खर्चा डिसअलाउड करूं तो प्रॉफिट बढ़ता है, P&L में क्रेडिट कर दूं तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इंपैक्ट तो सेम हो गया। हाँ, ये लैंग्वेज वाइज हो जाएगा कि हम डिसअलाउड नहीं कर पाए, हम डिसअलाउड नहीं कर पाए, हम क्या कर दिया, P&L में हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर जी? चलिए, ओके, चलिए, तो कुछ डिसअलावेंस के बाद नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे बाकी के डिसअलावेंस। और जैसा कि हमारी बात हुई है कि 5 क्लास में हमारा प्रयास है कि पीजीबीपी को कंप्लीट किया जाए, तो प्रयास है, प्रयास सफल होता है कि नहीं देखते। ठीक है, तो 3 क्लास है। देखिए, पढ़ा तो मैं खूब रहा हूं, दबा के अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन रटेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, रटना पड़ेगा। ठीक है जी, नोट्स आपको मिल गए हैं, ग्रुप आप ज्वाइन करो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।